हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHIC 101 की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। भारत का इतिहास पार्ट 1। और इससे पहले भी मैंने हिस्ट्री की और भी वीडियोस बना रखी है, तो आपको अभी लेटेस्ट में दिख जाएगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं चैनल को भी। तो जो शुरुआत की प्लेलिस्ट अभी बना रखी है मैंने, जब भी आप देख रहे हो वीडियो, तो अभी आपको मिल जाएगी इजीली, ठीक है। अदरवाइज आपका सब्जेक्ट कोड तो सेम ही है, और बाकी BHIC तो सेम होता है। उसके बाद 133 और भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे करा रखे हैं, तो अगर आपको वो भी देखनी है आप देख सकते हो। और हाँ, एक डिस्क्लेमर और है कि अगर आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, अभी तो दिसंबर 2024 चल रहा है, इसके बाद भी अगर आप देखोगे 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, ये वीडियो हमेशा के लिए गोल्डन होने वाली है आपके लिए, ठीक है। कभी भी आप देखते हो तो ये वीडियो में से सवाल के मतलब बनते ही हैं क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे मेन बात कि मैं यहाँ पे आपको आंसर भी लिखवाता हूँ डायरेक्टली, जिससे कि आपको एक अंदाजा रहे कि आंसर्स, अगर क्वेश्चन ये आता है तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना है पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपका यहाँ पे, ठीक है। एक ही पेज पे एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी रहती है। आप आसानी से एग्जाम के आधे घंटे पहले भी रिवीजन कर लोगे, और वही क्वेश्चन आ गए तो आप फटाफट फटाफट जो है आंसर्स लिख दोगे लोगों से आधे घंटा पहले, ठीक है। तो शुरू करते हैं, यानी कि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। कभी कभी मेरे साथ क्वेश्चन में से जब मैं कराता हूँ, लगभग क्वेश्चन की लिमिट होती है, जैसे कि 5 हो गए, 4 हो गई, और 6 7 इस तरीके से। इससे ज़्यादा मैं नहीं कराता। रीज़न क्या है कि कम समय में इतना ही हो पाता है, और ज़्यादा करने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि यही सवाल बनते हैं जो मैं कराता हूँ, ठीक है। इसके अलावा बाहर से नहीं आता है। कोई कभी होता है कि नहीं आते हैं बाई चांस, अदरवाइज मोस्टली आते हैं। अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें 3 4 क्वेश्चन मेरे आ ही रहे हैं हमेशा से, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और शुरुआत करते हैं आज की। और उससे पहले लेकिन मैं आपको एक आपका क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर होता है ऐसा, ठीक है। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए कि आपको लगे कि यार हमारे क्वेश्चन हो रहा है, तो यहाँ पे BHIC 101, ठीक है। और आपका ये BA ऑनर्स करके होगा। बाकी आप किसी भी टॉपिक में हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे होते हैं। आपको 400 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, यानी कि 4 से 5 पेज एक क्वेश्चन के लिए आपको भरने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 चौक 20, ठीक है। यानी कि 100 नंबर आपको मिल जाएंगे इजीली। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक अपना। तो सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की पूरा पाषाणीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इनके जीवन यापन के तरीके क्या है, ठीक है। तो एक तरह की संस्कृति जो थी हमारी, जो होमोसिपियंस वगैरह जो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, 12वीं 11वीं क्लास में आता है, तो उनके बारे में पूछ रहा है बेसिकली। उनका जो एक सभ्यता थी, उनकी विशेषताएं बतानी है हमें कि कैसे रहा करते होंगे, क्या क्या यूज करते थे बेसिकली। अब डेफिनेटली कोई क्रीम यूज करता नहीं होगा उस समय, तो नॉर्मल चीज़ है जैसे शिकार करना, और हथियार बनाना, जो लकड़ी से बनाते हैं और पत्थर को जोड़ के बनाते हैं। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नॉर्मल सी है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, ये हम हमेशा से पढ़ते हैं। और समय बता दूं मैं आपको, तो ये 2.6 मिलियन से लेके 12,000 वर्ष जो है पहले की घटनाएं हम आपको बता रहे हैं। ईशा पूर्व जब पढ़ते हो ना, ईशा पूर्व, ईशा पूर्व, तो ये वही है, ईशा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। महाभारत से भी पहले, ठीक है। कभी आप महाभारत रामायण को याद करने लगो, तो ये बहुत ही पहले हुआ है उन सबसे। और उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। मुख्य विशेषताओं की बात करें, सबसे पहले आता है पत्थर, ठीक है। तो सबसे पहला जो औजार हम देखते हैं, क्योंकि पत्थर था उनके पास, और मेन जो, क्योंकि कृषि तो थी नहीं, ठीक है। और कृषि करने के लिए भी तो औजार चाहिए होते हैं ना, तो पत्थर उनके लिए एक मेन चीज थी उस समय, कि शिकार करना है तो पत्थर है, ठीक है। और वैसे कोई काम करना है और तो पत्थर है, यानी कि उसको मतलब किसी को मारना, मछलियों को मारने के लिए पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोग ना शिकार मछलियों का भी करते थे, ठीक है। जैसे कि शिकार हिरण का और जो बाकी जानवर होते हैं उनका करते हैं, ऐसे मछलियों का भी शिकार वहाँ पे उन्होंने किया होगा। और बात करें कि औजारों का समय जो है वो समय समय पर विकसित होता रहा। तो हम पढ़ते हैं पहले जो है लकड़ी से बनते थे, और काफी मतलब वो मतलब इतने नुकीले नहीं थे, ताकि मतलब इजीली जो जानवर है वो मर जाए। बहुत ज्यादा मोटे हुआ करते थे, तो जल्दी से जो है बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती होंगी उनको, और काफी छोटे होंगे, और जिससे कि जानवर भी उन पर अटैक कर दे, और कभी कभी वो मर भी जाते होंगे। तो ये भी एक रीजन रहा होगा कि उन्होंने औजारों का भी विकास किया, अच्छे से डेवलपमेंट किया। तो जो पतले, जो बेसिकली लोहे वगैरह का भी इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू किया, ठीक है। और बड़े लंबी लकड़ियों को बांध के जो है वो दूर से शिकार करते होंगे, जिससे कि उनकी जान को भी खतरा ना हो और खाने को भी मिल जाए, तो ये भी था। उसके बाद शिकार,
और संग्रह। तो ये लोग जो है शिकार तो करते ही थे, साथ साथ में चीज़ों को इकट्ठा भी करते थे, जैसे कि मछली पकड़ ली तो उसको इकट्ठा कर लिया, कोई मरा हुआ जानवर दिखा तो उसको जो है पकड़ लिया, लेके आ गए घर पे। तो ये भी जो है उन्होंने किया होगा, ठीक है। बेसिकली खाना बदोश बोलते हैं ऐसे लोगों को जो कि इकट्ठा करते सामानों को, तो वो भी था। और काफ़ी फ्रूट्स वगैरह जो मिलते होंगे वो भी इकट्ठा करके ले आते होंगे, तो ये भी चीज़ है, ठीक है। मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि एक एग्जैक्ट कोई जानकारी तो किसी के पास भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, पर हम एक अंदाज़ा तो हम भी लगा सकते हैं ना नॉर्मली। जो लिखा हुआ वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी आप कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, कोई आपको कोई रोकता नहीं है, ठीक है, एग्जाम में। पर्यावरण के प्रति अनुकूलता और अडोप्टेशन तो जरूरी है। उस समय के लोगों के पास एसी तो था नहीं कि भाई गर्मी लग रही है तो एसी चला लिया, पंखा चला लिया, कूलर चला लिया। बिजली नहीं है तो क्या करते वो लोग, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, और लाइट चाहिए होती तो फिर रात में क्या करते, कुछ भी नहीं। तो अडोप्टेशन जरूरी था। अडोप्टेशन का मतलब होता है जब आप किसी कंडीशन में जीना शुरू कर देते हो, जैसे गर्मी है तो ठीक है, गर्मी सही है ना, तो उसको कहते हैं। अभी हम इंसान जो क्या करते हैं, अडोप्टेशन नहीं कर पाते कि भाई गर्मी हो रही है तो हम नॉर्मल पंखा चलाएं या नाक चलाएं। हम चलाएंगे क्योंकि हम उस चीज़ को झेल नहीं पाएंगे। हम जो पर्यावरण है उसके प्रति हम, हमारा जो नेचर है वो अडोप्टेशन वाला नहीं रहा है अब, ठीक है, पहले था अब नहीं है, तो ये भी है। बाकी गुफाओं में और जो चट्टानें वगैरह है उनमें रहना, खुली हवा का आनंद लेना उन लोगों का एक तरीके से विशेषताएं थी। सामाजिक संगठन की बात करें तो छोटे समूह हुआ करते होंगे, ठीक है, और सब कुछ जो है, जो हमारे फ्रेंड सर्कल होता है ना, इस तरीके चलता होगा कि भाई ये मेरा मतलब फैमिली वाले जो लोग होते हैं, नातेदार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनसे जो है ऐसा मतलब उनका था। बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, ठीक है। और जीवन यापन की बात करें तो शिकार करते थे, ठीक है, और एक तिकरण यानी आपको बता दिया, खाना बदोश थे वो लोग। मछली पकड़ना, मछली भी पकड़ा करते होंगे। और प्रमुख स्थल की बात करें तो वैसे पूछा नहीं है ऊपर, तो मैंने बता दिया है यहाँ पे आपको। भीमबेटका होता है मध्य प्रदेश में, और उरुस्गी करके एक शहर है, हल्ली, ठीक है, एक क्षेत्र है, वो कर्नाटक में है वहाँ पे। और वहाँ पे भी मिले इनके अवशेष, यानी कि जो हमारे होमोसिपियंस जो थे इंडिया के वो। और नेवासा में है, यानी कि महाराष्ट्र में नेवासा नाम की जगह है, वहाँ पे इनके अवशेष मिले। गुफा वगैरह है तो वहाँ पे एक अंदाजा लगा पाते हैं कि भाई कैसे रहा होगा। और बाकी आपको पता ही है कि गुफाओं में उनके द्वारा बनाई गई ड्राइंग्स जो है, चित्रकलाएं वो मिली है, जिससे कि हमें उनके जो जीवन काल है, जो हम बताते हैं कि भाई शिकार करते थे, तो वो हमें वैसे पता चला है, ठीक है। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो वो है हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन और जल निकासी वास्तुकला। वास्तुकला नहीं होता है, वास्तुकला होती है, ठीक है। वास्तुकला मतलब जैसे कि घर बनाते हैं ना हम लोग, तो उसका वास्तु का ध्यान रखते हैं, उसका पूछ रहा है। तो आप कभी मुझे ये मत कहना कमेंट करके कि सर आपने क्या बोल रहा। तो वास्तुकला मतलब घर का निर्माण करना होगा, ठीक है, वस्तु नहीं है ये, वास्तुकला है, वास्तु, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता तो बहुत मजा आता है पढ़ने में हम सबको, है ना, हमेशा से। और सबसे बेहतरीन जो लगती है मुझे इसकी, ये लगती है नगर नियोजन जो प्रणाली है, जो और जो जल निकासी प्रणाली है, वो सबसे बेस्ट है। आज भी हम लोग जो है इतना समृद्ध नहीं हो पाए कि हम इनको टक्कर दे पाए, इनकी जबरदस्ती। सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, नगर नियोजन की विशेषताओं की, कि भाई सड़क का जो निर्माण था वो आपको पता है 90 डिग्री वाला जो एंगल जो काटता है, जैसे कि ऐसे बनाते हैं ना घर, तो यहाँ से घर बने हुए हैं ऐसे करके, और बाकी जो जैसे कि हवा चलेगी तो ये यहाँ से साफ हो जाएगा, इधर चलेगी तो ये सड़क जो है ऐसे साफ हो जाएगी। तो काफ़ी ईजी रहा होगा, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की होगी उन लोगों ने इन चीज़ों को बनाने के लिए। और जली हुई ईंटों का प्रयोग किया उन्होंने घर बनाने के लिए, जली ईंटों का प्रयोग। और जो बेसिकली जो सार्वजनिक स्नान घर हुआ करते थे उनके पास, तो वो भी जली हुई ईंटों से ही बनाए करते होंगे, जिसमें कि पानी बेसिकली और भरते होंगे वो लोग, और फिर वो उसको साफ भी करते होंगे बाद में, ठीक है। उसके अलावा शहर विभाजन था, यानी कि आपको पता है एक दुर्ग था और एक निचले जो शहर होते हैं वो होंगे, ठीक है। तो ये दुर्ग है ऊपर वाला जो एरिया होता है, निचले शहर आपको यहाँ पे मिलते हैं नीचे। तो यहाँ पे भी बेसिकली क्षेत्र विभाजन था गरीब और अमीर के बीच में। बड़ी बड़ी इमारतें आपको मिलती हैं इस समय में दुर्गों में, ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। स्टोरेज होम्स, यानी कि जैसे कि अन्न रखने के लिए, बेसिकली जैसे गेहूं है, चावल है, इनको रखने के लिए, स्टोरेज के लिए इनके पास स्टोरेज होम भी था एक। और असेंबली होम, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होंगे और किसी विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो जिनको जाना तो वो अभी जा सकता है, ठीक है। अ, निचले शहर जो है, ये बेसिकली आंसर है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको ऐसे आंसर लिखने हैं एग्जाम में, ये बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ। पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ पहली चीज, और आंसर लिख पा रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे चीजों जो है आंसर्स के रूप में दिखा रहा हूँ। नीचे जो है आम लोगों के घर हुआ करते होंगे, जिसमें कि नॉर्मल लोग रहते थे, ठीक है। और सार्वजनिक स्थान थे बहुत सारे, जैसे कि असेंबली हॉल्स है, और जो नहाने का घर है, स्नान घर, वो सब थे। निचले
जल निकासी प्रणाली की बात करें तो उन्नत तकनीक थी, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की जल निकासी प्रणाली थी। और ढकी हुई नालियाँ आपको मिलती हैं यहाँ पे। और मेन हॉल्स होते हैं यहाँ पे। मेन हॉल्स मतलब जैसे कि आप सीवर होता है ना, सीवर, उसका ढक्कन उठाते हो साफ करने के लिए, तो वैसे ही इन लोगों ने भी इस तरीके से, ये सीवर है, ठीक है, और ये सीवर का ढक्कन है, इसका एक कुंडा है, इसको उठाने के लिए ये इस तरीके से जो है निर्माण किया होगा उन्होंने मेन हॉल्स का, ताकि समय समय पर नालियाँ हैं उसको हम क्लीन कर सकें, ठीक है। फ्लैश शौचालय थे, फ्लश, सॉरी फ्लैश कह रहा हूँ, फ्लश, फ्लश नहीं करते आप, पानी डालते हैं तो उसको फ्लैश फ्लश करते हैं। तो इस तरीके के शौचालय थे उनके पास, जो कि उस समय लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे भी शौचालय हो सकते हैं, ठीक है। और घर में कुएं बनवाना, ताकि पानी की किल्लत ना हो, दिक्कत ना हो, पानी भर के लाना पड़े दूर से, ये भी उनको ध्यान था। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो ये तो बहुत आसान है, मैंने बहुत ही कम शब्दों में ये लिख दिया है, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये है धम्म नीति में अहिंसा, ठीक है, और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना, सामाजिक कल्याण करना, कर्तव्य और उत्तरदायित्व, यानी कि जो परिवार है, समाज है और जो राज्य है उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो हमें पूरा करना चाहिए। और सहिष्णुता यानी कि जो धार्मिक भेदभाव है उसको कम करना, सम्मान को बढ़ावा देना, ठीक है, धार्मिक सम्मान को बढ़ावा देना, नैतिक आचरण को बढ़ावा देना, बेसिकली ईमानदारी, हॉनेस्टी को बढ़ावा देने की बात करते थे यहाँ पे। और सभी धर्मों के लोगों पर जो है ये लागू होता था, ठीक है, कोई भी धर्म से हो आप, डजेंट मैटर, आप पे भी ये लागू होगा। इस तरीके की जो व्यवस्था अशोक के समय में थी, धर्म की नीति जो थी वो उनकी इस तरीके से थी, ठीक है। और अब बात करें मौर्य साम्राज्य के विघटन के क्या कारण थे, तो बता देना कि भाई केंद्र शक्ति का श्रेय हो गया, ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आर्थिक मंदी आ गई होगी किसी भी कारण से, तो इसकी वजह से हो गया। और मैं कहूँगा कि किसी भी शासन में ना, एक शासक ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद फिर उनके बाद डिक्लाइन शुरू होता है किसी भी राज्य का, ठीक है, किसी भी शासन का। आप किसी में भी देख लो, मौर्य समाज में या उसके बाद कभी भी देख लो आप, किसी भी जो है राजतंत्र जो भी था वो हमेशा के लिए रहा नहीं है। उसके अलावा उसके बाद जो लोग आए हैं उन्होंने राज किया है उस शासन पे, ठीक है। हमेशा से कोई एक राज्य या एक राजा ही नहीं रहा है, उनके बाद भी बहुत सारे लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं। तो कुशल जो राजा है वो नहीं रहा होगा इनके पास, अशोक के बाद कोई अच्छा शासक नहीं बचा होगा, तो ये रीजन थे इनके बहुत बड़े। आर्थिक प्रभाव, इससे क्या होता है कि भाई सेना जो है ना, अगर पैसा नहीं होगा तो आप सेना कैसे रख पाओगे ज्यादा मात्रा में, तो सेना भी नहीं थी इनके पास, और राजनीतिक संघर्ष बढ़ रहे थे, ठीक है। राजनीतिक संघर्ष मतलब जैसे कि पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं होता, आपस में भेदभाव होता है और लड़ाई झगड़े होते हैं, वैसा ही उस समय भी हुआ होता होगा। सामाजिक अशांति जो है वो बढ़ गई थी। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ, मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। उसके बाद बात करें, यार एक गलती हो गई मेरे से, सॉरी, मैंने एक आगे पीछे कर दिया। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना, हड़प्पा सभ्यता का, तो यहाँ पे मैं आपको ये पढ़ाना भूल गया, वास्तुकला का। तो वास्तुकला है क्या, तो सॉरी, तो ये ईंटों का निर्माण, टिकाऊ संरचना, उन्नत भंडार और महान स्नानघर, ठीक है। तो बेसिकली जो वास्तुकला है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि ये आप अपनी घर बनाते हो कभी भी, तो बाउंड्री नहीं होती हमारे घरों के चारों तरफ इस तरीके से, ठीक है, और बीच में घर होता है हमारा, है ना, यहाँ पे। तो क्या होता था कि जो बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री हमारा यहाँ पे देखो, इसको आप गेट मान लो कि ये आपका गेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनका गेट हुआ करता था, और गेट के विपरीत, यानी कि इस वाली जगह पे आपका जो आपका घर का गेट है वो होगा, ठीक है। और आपको मेन गेट जाने के लिए, नहीं कि अपने घर से बाहर निकलने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा निकल के इस तरीके से बाहर। तो ये जो वास्तुकला थी वो ऐसी थी इन लोगों की, ठीक है। उसके बाद हड़प्पन सभ्यता का पतन की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे मैंने वो बता दिया है, नहीं बताया, सॉरी। तो ये कैसे पतन हुआ हड़प्पा सभ्यता का, ये भी क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली, ठीक है, 20 मार्क्स में पूछ सकता है आपसे, तो आपको याद रखना है कि भी कैसे हुआ। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से हो गया होगा, ठीक है, नदी मार्ग में परिवर्तन, यानी कि बाढ़ आ गई होगी तो इसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। अब वनों की कटाई कर दोगे बहुत ज्यादा मात्रा में तो जलवायु परिवर्तन हो सकता है। सामाजिक अशांति फैल गई होगी, या आर्य जो लोग थे इन्होंने तो बहुत ज्यादा हमारे देश को बर्बाद ही किया है। तो आर्यन प्रवासन की वजह से भी जो है इंडिया में आप कह सकते हैं कि डिक्लाइन हुआ हड़प्पा सभ्यता का, या इंडस वैली सिविलाइजेशन का। व्यापार में गिरावट आ गई होगी, और अधिक जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तब भी भुखमरी पैदा होती है, उससे भी डिक्लाइन हो जाता है किसी किसी राज्य का, ठीक है। और मुझे लगता है कि
हर पेपर में हमेशा ये सब जरूर पूछते हैं ऐसे सवाल महिलाओं के ऊपर कि भाई महिलाओं की स्थिति क्या थी, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति बताओ या मौर्य समाज में बताओ, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए, मैंने सब कुछ बता रखा है यहाँ पे। तो प्राचीन काल का वो पूछ रहा है, तो मैंने प्राचीन काल को बताया कि भाई वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, ठीक है। शिक्षा का अधिकार था, धार्मिक अनुष्ठान में जो है उनका अधिकार था, यानी कि सामाजिक समारोह में भाग लेना, पूजा पाठ करना, मंदिरों में जाना, ये सब इनको अलाउ था। संपत्ति का अधिकार था उस समय महिलाओं को वैदिक काल के अंदर, ठीक है। अब वैदिक काल के बाद की सुनो, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, इसके मतलब वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। तो गिरावट आई इनकी स्थिति में, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई यहाँ पे। शिक्षा का जो अधिकार था वो उनसे छीन लिया गया, और धार्मिक अनुष्ठान में जो भूमि है, जो भूमिका थी उनकी, वो कम कम कर दी गई, ठीक है। धर्म में उनका हस्तक्षेप को जो है कम से कम कर दिया गया है। मौर्य काल में क्या हुआ कि भाई सुधार आया धीरे धीरे करके, और बहुत सारे कदम अशोक ने उठाए इस चीज के लिए, महिलाओं की स्थिति को अच्छा करने के लिए, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, तो ये रीजन था। गुप्त काल जो है, गुप्त काल यानी कि गुप्ता काल, बेसिकली जो गुप्तास जो थे हमारे इंडिया में, उन्होंने जो राज किया उसके समय की बात करा। यहाँ पे फिर गिरावट आई महिलाओं की स्थिति में, घर के काम में जो है उनको सीमित कर दिया गया कि भाई आप घर का काम करोगे, आप हाउस वाइफ बन के रहो। सामाजिक जीवन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया उन्हें, आप कोई भी सोशली आप बाहर घूमोगे नहीं, ठीक है। बाद का काल की बात करें, यानी कि अभी तक जो समय था वो धीरे धीरे करके सुधार आया है, और काफी हमने चीजों को बदलते हुए देखा है, ठीक है। अभी भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि बलात्कार, हिंसा, वो सब तो है, ठीक है। अभी भी तो उनको, उनके लिए कुछ ना कुछ हमें जरूर करना चाहिए। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। अब ये मत कहना कि इतना ही है, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लगता है आप लोग ये कहते हो कि इतना सब कराया, बस इतना सा और कराओ। यार मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के कराए हैं आपको, तो इससे ज्यादा आपको क्या ही चाहिए, है ना। इतना नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। आपके अगर यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी मैंने यहाँ से आ गए ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इतने कम में से 3 क्वेश्चन आ गए तो बहुत बड़ी बात है। तो मौर्य प्रशासन की कुछ विशेषताएं बताऊं मैं आपको, तो सबसे पहली होगी केंद्रीकृत प्रशासन, यानी कि सेंट्रल जो है काम होता है यहाँ पे पूरा, जो बेसिकली जो पावर काम करती है वो सेंटर से काम करती है। जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग, अभी जो फिलहाल में इंडिया में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, उसके बाद फिर उसकी निचले स्तर की। लेकिन उस समय जो है, राजाओं के समय में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही हुआ करती थी, सारा जो काम है, जो डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, यानी कि राजा ले रहा है इनडायरेक्टली, क्या है। तो प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन को विभिन्न भागों में बांटा गया, यानी कि अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिए गए थे यहाँ पे। जैसे कि आज आप देखते हो ना, पंचायत है, उसके ऊपर फिर राज्य सरकार है, उसके बाद फिर केंद्र सरकार है। तो वैसे ही यहाँ पे भी डिक्लाइन एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो लास्ट डिसीजन होगा वो राजा का होगा। लेकिन अभी क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर है तो ताकतवर, लेकिन वो मंत्रि परिषद के आगे कुछ भी नहीं है। अगर मंत्रि परिषद चाहे तो उनको हटा सकती है, ठीक है। तो उस समय नहीं था, उस समय राजा राजा ही रहेगा, वो डिसीजन जो दे दिया उसने वो लास्ट है, ठीक है। अधिकारी वर्ग जो है वो भी थे, जैसे कि अधिकारी कौन होते हैं, जो स्किल्ड लोग होते हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, उनको कहते हैं, जो कि उद्योग लगाते थे उस समय। उससे क्या होता है, ये राजाओं को टैक्स मिलता है, ठीक है। और कुशल राजस्व प्रणाली, बहुत अच्छा टैक्स व्यवस्था थी इनकी, टैक्स वसूली करना। और सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल थी, पैसा आता तो शक्ति भी पावरफुल हो जाती है, ज्यादा आप लोगों को भर्ती कर पाते हो सेना में। गुप्तचर व्यवस्था थी, यानी कि कोई भी उनके खिलाफ को षड्यंत्र कर रहा है तो इजीली उनको पता चल जाया होगा, पता चल जाता होगा, तो ये भी इजी था उनके लिए। और विभिन्न धर्म का सम्मान था, किसको, मौर्य समाज को, मौर्य व्यवस्था को। अशोक का योगदान बहुत ज्यादा रहा है इसमें। और संरचना निर्माण में, यानी कि सड़क और कुएं बनाना, नहरें का निर्माण करवाना, ये सब था उनके शासनकाल में, ये उन्होंने किया लोगों के लिए। और चाणक्य की भूमिका तो आप बोल ही नहीं सकते, ठीक है। सबसे मेन रोल तो इन्हीं का ही है इसको लाने का। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी आपके कमेंट है आप मुझे बता सकते हैं। किसी और टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो तो आप मुझे लगभग 2 दिन पहले बताना, ताकि मैं सोच विचार करके अच्छे से उस पर रिसर्च करके ला सकूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।